8 जनवरी को मेरठ में एक महिला की हत्या कर दी जाती है। हत्या जब वो खेत में थी, उसी वक्त एक लड़का आता है पारस, उसके साथ उसके कुछ दोस्त थे, वो उनकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद उनके साथ उनकी लड़की भी वहां मौजूद थी। उस लड़की को किडनैप कर लेते और किडनैप करके 2 से 3 जगह लेकर जाते। बाद में उन्हें हरिद्वार से अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन इन सब के बीच जिस गांव में ये सब कुछ हुआ, उस गांव का माहौल बदल गया था। वहां बड़े बड़े नेता आने लगे थे, पुलिस की फोर्स आ गई थी और जो मर्डर था उसने जातिगत रंग ले लिया था। लेकिन उसके बाद कहानियां खुलनी शुरू हो गई। ये तो पहली रिपोर्ट थी जो लड़की के घर वालों ने उस लड़के के खिलाफ लगाई थी जिसने हत्या की, उस पर आरोप लगाया था। लड़की के भाई ने कंप्लेंट दी थी और लड़की के भाई ने बताया था कि उनकी मम्मी जो है गन्ने के खेत में कटाई कर रही थी, उनकी बहन भी उनके साथ थी। लड़का आता है, लड़के के साथ एक और उसका दोस्त आता है और मम्मी पर हमला करते हैं, मम्मी को जाति सूचक शब्द कहते हैं, गालियां देते हैं और मर्डर करके मेरी बहन को किडनैप कर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन इस लड़के का क्या लेना देना है इस परिवार से? अचानक से कोई क्यों आकर किसी का मर्डर करेगा? क्यों उनकी लड़की को इसने किडनैप कर लिया गया? इसके बीच पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। हर कोई प्रोटेस्ट करने लगा। बहुत सारे लोग गांव के सड़क पर आ गए। उन्होंने कहा कि हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक लड़की को जो है सही सलामत पुलिस वाले घर नहीं ले आते। उसके बाद लड़की के परिवार वाले विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन 30 घंटे बाद लड़की की जो मम्मी है उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब इस बीच में 2-3 सवाल थे कि गांव वाले कह रहे थे कि ये जो लड़की है, ये गांव वालों का दावा है कि इन दोनों का पहले से प्रेम प्रसंग चल रहा था और लड़की जो है अपनी मर्जी से लड़के के साथ भागी है। वहीं दूसरी ओर जो लड़के के वकील हैं वो कोर्ट में लड़के को प्रोड्यूस करते कल और उनकी तरफ से केस लड़ने जाते हैं। तो लड़का जो है उनको अपने बयान में बताता है कि हम दोनों 3 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे थे, हम रिलेशनशिप में थे। लड़की की हाल फिलहाल में ही कहीं शादी की बात चल रही थी, उसी को लेकर वो दोनों ने फैसला किया था सहमति के साथ भागने का। ये लड़के के तरफ से जो बयान आया और लड़के के वकील ने जो कहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी बात थी इसमें कि गांव के लोगों का कहना है कि इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पूरे गांव को पता था और एक बार पंचायत भी हुई थी। पंचायत में बाकायदा लड़के के घर वालों से 50,000 रुपए दिलवाए गए थे और बोला गया था कि अब लड़की से कोई भी मतलब नहीं रखना है आपको, लड़की से आपको दूर हो जाना है। लेकिन फिर भी ये दोनों गांव वालों की बात नहीं माने, पंचायत की बात इन्होंने नहीं मानी और ये वापस से रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखा इन दोनों ने। इस बीच ये गांव वालों का जो कहना है मैं वो बता रहा हूँ। सब हर पहलू पे बात करनी बहुत ज़रूरी है। जो एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर में बताया गया, जो लड़की के भाई हैं उन्होंने बताया कि मेरी बहन नाबालिग है और मेरी बहन का किडनैप किया गया है। वहीं बाकायदा बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स और गाँव वालों का कहना है कि लड़का जो है वो नाबालिग है और लड़की बालिग है और बाकायदा वो कॉलेज में थे, उन्होंने 17 साल की उम्र जो है क्रॉस कर दी थी, 18+ थे, जो कि बाकी जो भाई के तरफ से और बाकी कोर्ट्स में जो बताया, बाकी जगह मीडिया में बताया जा रहा है वो बात गलत है। गांव वालों का ये भी कहना है कि दोनों तरफ का पक्ष रखना चाहिए, पूरी डिटेल में ये जांच होनी चाहिए कि आखिर हत्या किसने की, आखिर ये मामला क्या है। क्योंकि इस मामले को अचानक जातिगत रंग दे दिया गया जिसके बाद गांव का माहौल बिगड़ गया। तो डिटेल में मैंने जो आपको 7 से 8 पॉइंट्स बताए उन सब पॉइंट्स पर डिटेल में चर्चा करेंगे, शुरुआत से लेकर अब तक इस केस में क्या हुआ, लड़की के घर वाले क्या कह रहे हैं, लड़के के जो गांव वाले हैं वो क्या कह रहे हैं और जो उनके एडवोकेट हैं वो क्या कह रहे हैं। सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा, लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। 8 जनवरी को लड़की की मां सुनीता खेत में काम कर रही थी। अचानक से एक लड़का आता है जिसका नाम है पारस और वो लड़की की मम्मी से झगड़ा करने लगता है। फिर उन्हें गालियां देता है, जाति सूचक शब्द बोलता है और बहुत सारे उल्टी सीधी बातें करता है उनके साथ। इसके बाद दोनों के बीच में हाथापाई होती है और बताया जा रहा है कि लड़का जो है वो उनकी मम्मी को जिससे गन्ना काटते उसी से मार देता है, जिसके बाद उनकी हालत गंभीर हो जाती है, उन्हें हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। लेकिन उस वक्त जिस वक्त ये पूरी लड़ाई हो रही थी तो जो लड़की जो है माँ के साथ थी उसको ये लोग किडनैप कर लेते लड़के, और उनके साथ 2 लड़के और थे। पारस के साथ बताया जा रहा है उसका दोस्त, ये लड़की को किडनैप कर लेते। किडनैप करके जो कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि पहले किडनैप करके ये लोग उसको अपने एक रिश्तेदार के यहाँ लेके जाते हैं जो कि खतौली में है, मतलब ये जो पारस है उसके रिश्तेदार वाले खतौली में। उसके बाद वहाँ से इसकी मम्मी जो लड़की है उसको उसकी मम्मी की मौत की खबर मिलती है। ये दोनों फिर वहाँ से दिल्ली चले जाते हैं, ये भी मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है, दैनिक भास्कर और कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये जानकारी छपी है। फिर इसके बाद ये दिल्ली में रुकते हैं एक दिन पूरा
और ये 9 तारीख को सुबह देखते हैं कि मीडिया में जब देखते हैं रिपोर्ट्स की, मीडिया में इतना सारा खबर चल रहा है इन लोगों को लेकर, इनके बारे में लेकर, लड़के ने किडनैप कर लिया है। तो 9 तारीख को जो लड़का है वो लड़की को लेकर गुरुग्राम चला जाता है और अपने यहाँ दोस्त के यहाँ रुकता है। इसके बाद दोस्त के पास रुकने के बाद वो मीडिया में खबर देख ही रहे, तो अब उन्हें लगा कि अब पुलिस हमें कभी भी पकड़ लेगी। तो वहाँ से वो चला जाता है, गुरुग्राम से ट्रेन पकड़ता है सहारनपुर के लिए। सहारनपुर में इसकी बहन रहती है टपरी गांव में। अब टपरी गांव में अपनी बहन के पास जाता है और सैटरडे को दोनों वहीं रहते हैं। अब शनिवार के बाद 10 जनवरी को, मतलब शनिवार को 10 जनवरी की अब यहाँ रहते हैं। अब ये अपने घर वालों का हालचाल जानने के लिए ये जिस डॉक्टर के पास काम करता था, राजेंद्र, उस डॉक्टर को फ़ोन करता है और अपने घर वालों के बारे में पूछता है कि मेरे घर वाले कैसे हैं, सब ठीक है ना। इसी बीच जो लड़के का मोबाइल फ़ोन है वो सर्विलांस पर मेरठ पुलिस ने लगा रखा था। जैसे ही सर्विलांस पर उसका नंबर ऑन दिखता है और लोकेशन मिलती है, तुरंत जो मेरठ पुलिस है वो सहारनपुर पुलिस को कोऑर्डिनेट करती, फिर वहाँ से जो हरिद्वार की पुलिस है उनसे कोऑर्डिनेट करती, बताती कि लड़का इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है और वो अभी रुड़की पहुंचने वाला है। रुड़की में तुरंत पुलिस रुकती है, पुलिस का एक दल रुकता है और इस लड़के को अरेस्ट कर लेता है, लड़की को भी बरामद कर लेता है। फिर उसी रात 10 तारीख को 6:30-7 बजे के आसपास लड़की को लेकर और लड़के को लेकर वापस मेरठ आया जाता है। इन सब चीज़ों के बीच में, मतलब देखिए 3 दिन का समय बीत गया। 8 तारीख को हत्या होती है, 9 तारीख को फरार, 8 तारीख को ही फरार हो जाते हैं, 9 तारीख को फरार रहते, 10 तारीख को अरेस्टिंग होती है इनकी। लेकिन इस बीच गांव का जो वातावरण है पूरी तरह से बदल जाता है। गांव में कई पॉलिटिकल दल के लोग आने लगते हैं। भीम आर्मी के जो अध्यक्ष हैं वो आ जाते हैं, चंद्रशेखर, कई पॉलिटिकल नेता आ जाते हैं और सबका आरोप होता है कि जो पीड़ित परिवार है वो दलित परिवार से, इसलिए उनके साथ जो है अन्याय हो रहा है, उनको दबाया जा रहा है, उनके साथ इतनी जाति हो जा रही है। एक दलित परिवार की बेटी को किडनैप कर लिया जा रहा है दिन दहाड़े, उसकी मम्मी का मर्डर कर दिया जा रहा है और उसके बाद जो है वो आराम से अभी तक अरेस्ट भी नहीं हो रहा है, पुलिस इसमें कुछ एक्शन भी नहीं ले रही। ऐसे तमाम आरोप लगाए जाते हैं, जिसके बाद गांव का माहौल बिगड़ जाता है और कई नेता आ जाते हैं, जिसके बाद गांव की घेराबंदी कर दी जाती है पुलिस की तरफ से और पुलिस किसी को भी मेरठ के अंदर आने नहीं देती। अगर उस गांव के आप लोकल हो, आप आधार कार्ड दिखाते हो तभी गांव के अंदर जाने दिया जाएगा, नहीं तो नहीं। पूरे गांव में कर्फ्यू लगा दिया गया एक तरह से और गांव की हालत जो है एकदम ख़राब है। अब इस बीच गांव के लोग सामने आए। ये तो एक खबर आ गई कि किडनैपिंग हुई है और मर्डर हुआ है, लड़के ने किया सब कुछ। लेकिन गांव के लोग सामने आए और गांव के लोगों ने बोलना शुरू किया। गांव के लोगों ने बताया, 2 चीज़ें बताई। पहली कहानी बताई कि ये लड़के लड़की का प्रेम प्रसंग है, ये दोनों पहले से एक दूसरे से प्यार करते थे और ये मामला गांव में भी उठा, गांव की पंचायत में उठा। लड़के लड़की को बोला गया तुम लोग अलग अलग हो जाओ। लड़की के परिवार वाले और लड़के के परिवार वालों के साथ ये आपसी सहमति हुई। लड़के के परिवार वालों ने कुछ पैसे भी दिए लड़की के परिवार को और इसके बाद दोनों को अलग रहने को कहा गया, लेकिन नहीं, दोनों माने नहीं और दोनों वापस से उनका रिलेशनशिप कंटिन्यू रखे। दूसरी एक खबर थी कि लड़की की कुछ दिन पहले शादी होने वाली थी, इसी को लेकर इन दोनों ने प्लानिंग की, साथ में भागने की और इनकी माँ से इनकी लड़ाई हो जाती जब ये लड़की को लेने गया और हाथापाई में जो जिससे गन्ना काटते हैं फरसा से वो जो है उनकी मम्मी को लग गया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। अब ये जो है गांव वालों का दावा है और कुछ गांव वालों ने कैमरे पर हमारे संवाददाता से बात भी की, एक बार उन्हें सुनते हैं। हाँ, ये घटना तो बड़ी है देखने में, पर सच्चाई कुछ और है। क्या सच्चाई है बताओ? ये नहीं हम बता सकते। नहीं, सच्चाई तो बताओ। मैं तो सच्चाई पूछने ही आया हूँ, सच्चाई क्या है ये तो बताओ। ये बताने के लिए ना, गाँव की बात है, मुझे सांस फूला मेरा। मामला ये है जी, इनका 2-2.5 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा। अच्छा। लड़की का और लड़के का। ठीक है। और उसमें जो है कई बार पंचायत भी होली गांव में। ठीक है। कुछ पैसे धेले भी दिए गए, अब भाई लड़की की शादी कर लो। अच्छा। ऐसे बात है लड़के वालों की तरफ से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन वे भी नहीं मानने, लड़के भी नहीं मानने। आखिरकार वे फरार हो गए, जैसे भी हुए, सुबह 8 बजे जैसे भी इनकी बात हुई। और लड़की को ऐसा बताया जा रहा कि लड़की नहीं, झट्टम झोले में वे जैसे जंगल पंगल जाते छोड़ने के लिए, तो झट्टम झोला हुआ उनका। पलकटी लगी या मारी, ये लड़की का ही मैटर है। लड़का तो 16 साल का, 15-16 साल का, 9वीं क्लास में पढ़ा है। लड़की 23 साल की। तो हम तो ये कह रहे हैं लड़की लेकर भागी, लड़का नहीं लेकर भागा। अच्छा। गलती हमेशा लड़की की रहती है, प्रशासन या समाज कुछ भी कहो। यानी कि इसके पीछे आप ये बता रहे हैं कि ये जो घटना हुई है लड़की ने की है? जी, मैं तो मेरा मानना तो यही है जी। आज सुनने में कुछ ऐसे भी आ रही है, ये प्रेम प्रसंग चल रहा था इनका, लड़का लड़की का दोनों का। कोई पंचायत भी हुई थी, इन्होंने पहले पैसे वैसे भी दे दिए थे, लेकिन लड़की नहीं बाज आई और लड़की ने कुछ सुनने में आ रहा है, हमने देखा नहीं जी, कि लड़की नहीं प्रहार करा और लड़के को लेके भागी।
अच्छा, लड़की ने प्रहार किया है। अच्छा, इससे पहले भी ये सुना है कि उनकी पंचायत भी हुई थी और उसमें पैसे वैसे भी दिए गए थे। हाँ हाँ, जैसे ही वो भी किस वजह से उनकी पंचायत? ये भी इसी बार में हुई थी, इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था और हटाने के लिए। ये थे गांव के लोग, और गांव के लोग जो स्टोरी बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस स्टोरी से तो थोड़ी अलग है। अगर गांव वालों की मानी जाए और अगर वो जो कह रहे मतलब ये दोनों रिलेशनशिप में थे, लेकिन लड़का क्या कह रहा था, लड़के की तरफ से क्या बयान आया, वो अरेस्ट होने के बाद क्या उसने किसी से बात की? तो लड़के ने भी अपने वकील से बात की। जब लड़के को अरेस्ट कर लाया गया तो उसे कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया, तो वकील ने बताया कि कोर्ट के सामने उसने जज से कहा कि सर मैं निर्दोष हूँ, हम दोनों 3 साल से रिलेशनशिप में थे, मुझे फंसाया जा रहा है और मैंने कुछ नहीं किया। अब इस बीच उनके वकील से ये भी पूछा गया, हमारे संवाददाता ने पूछा कि उसने आपको क्या बताया, तो उसने कहा कि उसने बताया कि कॉलेज के दिनों में हम लोग साथ में थे, हम दोनों रिलेशनशिप में आए, बाद में हम दोनों ने एक साथ भागने का सोचा और हम दोनों अपनी मर्ज़ी से भागे थे। इसमें मैंने कोई किडनैपिंग या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं की। हाथापाई में जो था वो उनको फरसा जो है लग गया। वो किसकी तरफ से लगा ये जांच का विषय है। अब इस बीच उनके वकील ने क्या बोला, उनके दोनों वकील ने, एक जो उनके वकील हैं बलराम और एक जो विक्रांत, उन दोनों ने हमारे संवाददाता से बात की। एक बार उन्हें सुनते हैं। पारस को स्पेशल सीजीएम के यहाँ पेश किया गया और वहाँ पर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसको भेज दिया गया है। हमारे साथ पारस के वकील हैं, क्या नाम है आपका? बलराम सोम जी हैं। उनसे हम पूछेंगे कि अंदर क्या क्या हुआ, किस तरीके से जज साहब ने क्या पूछा और पारस ने क्या कहा। क्या पारस आया था, पेश हुआ, क्या कहा उसने? जज ने क्या आया था, जज साहब ने पूछा अपना नाम बताइए, उसने बताया जी मेरा नाम पारस है और पिताजी का नाम ये है। और मैंने उसमें पूछा कि ये क्या प्रक्रिया जो भी चली वहाँ पे, तो उसने केवल 2 शब्द कहे हैं कि मैंने कोई हत्या नहीं की है, मैं इसमें निर्दोष हूँ, मुझे बचा लीजिएगा, इसमें कि मेरे द्वारा कोई हत्या नहीं हुई है। तो साफ साफ ये बोल के गया है। अभी तो अपहरण के मामले पे क्या बोला? अपहरण के मामले में मेरी पर्सनल बात हुई थी, मैंने उससे पूछा कि अपहरण का है, इसमें क्या अपहरण किया है, तो उसने कहा कि नहीं अपहरण मैंने बिल्कुल नहीं किया है, हम लोग मर्जी से गए थे। कब से रिलेशन था उसका? उसने बताया कि 2.5-3 साल से हमारा रिलेशन है। अच्छा, हत्या के बारे में क्या बताया? जो मौत हुई है उसकी माँ की, कैसे हुई? मौत के बारे में यही कहा कि कुछ छीना झपटी उस टाइम पे हुई है उन लोगों की, तो उसमें बाकी इसमें कोई लंबी वार्ता नहीं हो पाई। तो इसमें इस चीज़ का पता नहीं चल पाया कि हत्या का क्या मेन रीज़न। हम जाएंगे उससे बात करेंगे फिर इसमें बताते हैं क्या। लड़की को भी आज पेश किया गया, उसने क्या बयान दिया? लड़की को पेश किया गया, वो 164 के बयान हुए, उसका भी हमें कुछ पता नहीं है उसमें क्या बयान हुए क्या नहीं हुए। अब अगली प्रक्रिया कैसे होगी, क्या होगी? अगली प्रक्रिया यही है, अभी हम इसको स्टडी करेंगे, इसको देखेंगे, इसको मेन बिंदु पर बात करेंगे और फिर उससे मिलकर जो भी चीज़ें होगी वो न्यायिक प्रक्रिया अपने करेंगे। पुलिस ने पूरी भरपूर तरीके से मतलब किसी को बिना बताए लड़की को पेश किया गया, मीडिया को भी इसमें गुमराह किया गया कि यहाँ हो रहा है। हाँ, इसमें हम लोगों को, सब मीडिया को भी और हमें भी गुमराह किया गया। हमें भी ये था कि यहीं पे होंगे बयान, लेकिन यहाँ पे हुए नहीं। हमें भी ऐसा पता चला है कि उसको 14 न्यायालय में ले जाके वहीं से उसके बयान करा दिए गए। अच्छा, कहाँ गए वो जब यहाँ से गए, फरार हुए, कैसे कैसे हुआ? केवल अभी जाने की जो बात है उनकी, वो केवल अखबार के पढ़ने से मेरे को सुबह पता चला कि कहाँ रुके, बाकी इतनी बात इससे नहीं हो पाई अभी। हाँ, क्योंकि यहाँ पे टाइम इतना था भी नहीं, तो इतनी बात नहीं हो पाई। ठीक है, कैसे कैसे हुआ, क्या कहना है आपका? हम दोनों कोर्ट में ही थे। मैं मेंबर बार एसोसिएशन विक्रांत गोस्वामी एडवोकेट, इनका जो है हम दोनों ही थे। उसने लड़के ने कहा कि ये जो बलकटी वाला है कि हमारी छीना झपटी में ये बलकटी लग गई थी, और रही बात उसकी, उसने कहा कि मैंने कोई हत्या नहीं करी है। और फिर वो कहने लगा कि हमने पूछा भाई कहाँ रुके, क्या हुआ, तो उसने कहा कि हम भैया अभी मेरे दिमाग का संतुलन ठीक नहीं है, मैं पूरी रात से जागा हुआ हूँ, 2 रात से मैं सोया नहीं हूँ, और कुछ पुलिस का प्रेशर उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा था। बस बाकी मीडिया कर्मियों से तो बोल भी नहीं पाया, हमसे तो थोड़ा सा बोल पे आया वो, और हमसे बात करके और वो चला गया। आप पारस के वकील हैं? हम पारस के वकील हैं। अभी प्रेजेंट में बलराम सोम और मैं उसकी तरफ से अपीयर हुए थे आज कोर्ट में, और उसने हमने पूछा कि भाई रिलेशन कितने दिन से था, तो उसने बताया कि रिलेशन हमारा जो है पिछले 2.5-3 साल से था। तो लड़की का मतलब जो आरोप है अपहरण का और हत्या का, ये सब उसने कहा उसने नहीं की? हाँ, उसने कहा कि मैंने कोई हत्या नहीं करी है, कि वो बलकटी जो है छीना झपटी में उसकी मम्मी को लग गई है, और जो है उसने कोई हत्या नहीं करी है। अच्छा, लड़की के बारे में पता चला कि क्या बयान? लड़की के बारे में जो थोड़ा यहाँ अपने सूत्रों के माध्यम से पता लगा है, तो यही कहा है कि लड़की जो है 2-2.5 साल से रिलेशनशिप में थी, और उसने जो बयान में कहा है कि उसने, लड़के ने उसके साथ कोई गलत काम नहीं करा है, और छीना झपटी में ही बलकटी लगी है, उसने भी यही कहा है। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विक्रांत गोस्वामी, मेंबर बार एसोसिएशन मेरठ। तो ये पारस के वकील हैं और हमने इनसे बात की।
जिसमें इनका कहना है कि पूरी तरीके से पारस ने कह दिया है कि उसने ना ही तो हत्या की है और कोई अपहरण का मामला नहीं है। जो इन्होंने हमें बताया है वकील के अनुसार है, जो पारस का वकील अपने आप को बता रहे हैं, उनका कहना है कि पारस ने सभी आरोपों से इनकार कर दिया है। फिलहाल कोर्ट में पेश किया गया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में पारस को भेज दिया गया है। ये थे लड़के के वकील और जिन्होंने बताया कि कोर्ट में उन्हें प्रोड्यूस किया गया, जिसके बाद अब 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी पर भेज दिया गया है। अभी जो पूरा विषय है वो एक तरह से एक वन साइड बताया जा रहा है, नैरेटिव सेट किया गया गांव वालों के लोगों की तरफ से कि वन साइड नैरेटिव सेट किया गया और इसको जातिगत मुद्दा बना दिया गया। ये जातिगत मुद्दा नहीं, अगर ये मुद्दा बनता भी, अगर ये मर्डर केस है भी, तो ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में एक लड़के ने अगर मर्डर भी किया तो वो होता, क्योंकि ये दोनों पहले से एक दूसरे से प्यार कर रहे थे, अगर रिलेशनशिप में थे गांव वाले और जो लड़के की बात माने, तो उस हिसाब से उस मर्डर केस को जातिगत रंग देने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ये गांव वाले लोग कह रहे हैं। और गांव में बड़ा शांति है, बड़ा अच्छा माहौल है, ऐसी कोई बात नहीं है कि जाति को लेकर गांव में कोई लड़ाई, कोई बहस या कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं। तो और लड़का अगर लड़की एक दूसरे को पसंद किया और वो एक दूसरे को प्यार कर रहे थे, उन्हें तो पता ही होगा खुद की जाति शुरुआत में, तो जातिगत रंग दिया जा रहा था, ये बताया जा रहा है बार बार। और कई पॉलिटिकल लोग जो है उसमें इन्वॉल्व हो गए और उनका कहना है कि उन्होंने जो है एक तरह से जानबूझकर पूरे माहौल को ख़राब किया। दूसरी तरफ क्या पुलिस ने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया, सबसे बड़ा सवाल होता है। तो नहीं, जैसी ये पूरी घटना हुई तब तक जो उनकी मम्मी थी गंभीर थी, जब उन्हें मारा गया था उससे जो गन्ना काटते उस वजह से, तो बताया गया जो पहली एफआईआर दर्ज हुई उस एफआईआर में बाकायदा जो जो घर वालों ने आरोप लगाए, लड़की के भैया ने आरोप लगाए, वो सब कुछ लिखा गया है और बाकायदा एकदम सीरियस सेक्शंस लगाए गए। जब लड़की की मम्मी की मौत हो गई तब उसमें मर्डर के सेक्शंस भी ऐड किए गए। तो एक तरह से जो एफआईआर दर्ज हुई उसमें लड़की की तरफ से जो जो लड़की के भाई ने बताया सब कुछ लिखा गया। फिर जो पुलिस वाले थे वो लड़की को लगातार ट्रेस कर रहे थे, लड़के को भी लगातार ट्रेस कर रहे थे और उन्होंने बाकायदा उन्हें ट्रेस कर पकड़ भी लिया। अब सवाल ये था कि पुलिस ने अपना काम तो ईमानदारी से किया, पुलिस ने लड़के को भी अरेस्ट कर लिया, लड़की को भी मतलब कस्टडी में ले लिया पुलिस ने और उन्हें काउंसलिंग के लिए आगे भेज दिया। अब सवाल था कि जब ये मामला लोगों तक पहुंचा और एक दूसरे से, तो इसमें मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा फैलने लगी। मिस इन्फॉर्मेशन इस तरह की फैली गांव में कि राजपूत के लड़के ने एक दलित लड़की को ज़बरदस्ती उठा के लेके गया, उसकी मम्मी को भी मारा। मतलब एक तरह से पुराने ज़माने में जैसा नहीं होता था, बताया जाता था कि बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा है, उस तरह की एक स्टोरी जो है वो आसपास और बाकी जगहों पर फैल गई। वो स्टोरी आक्रोश बन गई, एक तरह से लोग उसको अब देखने लगे कि ये तो बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। और उस चीज़ को लेकर ये जो पूरा नैरेटिव सेट कर दिया गया, इसको कास्ट बेस एक तरह से पूरा नैरेटिव सेट कर दिया कि भाई ये जातिगत लड़ाई है, ये जानबूझकर एक जाति वालों को दूसरे जाति के लोग जो हैं इस तरह का चीज़ें कर रहे हैं, जानबूझकर उन्हें परेशान कर दिया जा रहा है। जिसके बाद वहाँ मीडिया पहुँची, मीडिया ने भी दिखाना शुरू किया, रिपोर्ट्स देनी शुरू की, लेकिन तब तक गाँव वालों से किसी ने बात नहीं की थी। और जो सबसे अहम सवाल था कि कोई लड़का अगर अचानक से ऐसी खेत में पहुंच गया और उसने 2 लोगों को देखा और अचानक से उसने मारपीट की और किसी को किडनैप करके लेके चला गया, क्या ऐसा सच में आज के समय में भी होता है? और वो भी यूपी जैसे स्टेट में जहां अपराधी डरते हैं, डर से कांपते हैं कि भाई अगर आपने महिला के साथ अपराध कर दिया तो आपको गोली मार दी जाएगी। क्या ऐसे स्टेट में और भी मेरठ में इस तरह की वारदात कोई कर सकता था? सबका सवाल यही था और अहम सवाल था कि क्या कोई भी ऐसे किसी को किडनैप करके लेके चला है? कोई पुरानी रंजिश होगी, कोई दुश्मनी होगी, लेकिन उसके बारे में कोई बातचीत नहीं हुई। ना अपने कंप्लेंट में लड़की के घर वालों ने बताया, ना लड़कों की तरफ से कोई आया अपना पक्ष रखने, क्योंकि लड़के के घर वाले गायब हैं। अब इस बीच पुलिस पर जो है वो पुलिस की जो है अहम भूमिका है कि पुलिस इसमें सटीक जांच करे, एकदम सही इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों तक पहुंचाए कि असली मामला क्या है, गांव वाले क्या कह रहे हैं, लड़के का वकील क्या कह रहा है, लड़की के घर वाले क्या कह रहे हैं, सबकी बात हमने सुन ली। लेकिन पुलिस इसमें सच्चाई बताए कि क्या कुछ है। मीडिया रिपोर्ट्स भी बहुत आ रही हैं और अगर ये मामला ऐसा नहीं है तो उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग इसको जातिगत रंग देने की कोशिश करें, जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करें, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरठ पुलिस, यूपी पुलिस को तुरंत आके इसमें एक्शन लेना चाहिए। वेट नहीं करना चाहिए इतना दिन का कि अरे कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो करने दो। आप सीधा सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, जो इसमें तथ्य आपको मिले हैं वो बताइए और वो लोगों को साफ कीजिए कि इस केस में क्या है। दूसरी चीज़, जो लोग इसमें जातिगत रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ऐसा कुछ मामला है जानबूझकर 2
दो समुदाय में, दो लोगों में अगर ये जानबूझकर लड़ाई कराने की मंशा से ये इस तरह का नैरेटिव सेट करे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर केस को आप नैरेटिव के हिसाब से अगर उसे आप रंग देते हो कास्ट का तो बहुत ही ख़राब बात है। अगर हाँ किसी लड़की के साथ गलत हो रहा है तो उसके साथ पूरा देश खड़ा है, और अगर लड़के ने किया है ये सब कुछ, वो तो अब जांच का विषय है और कोर्ट का विषय। लड़के ने ऐसे तो उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। उसने एक औरत की हत्या की है और उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो पर आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।